स्टार्ट किया जाए। आज जो है आप लोगों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जहां से आपको स्टेट के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और किसी का माइक ऑन है तो कृपया वो ऑफ कर लें। माइक मुन्नी। तो ये ब्लूम टेक्सोनोमी जो है, इसमें ऐसा टॉपिक है जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग इसको थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं। बीएस ब्लूम ने आपको शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। जिस तरह जीव विज्ञान के यदि कोई छात्र होंगे तो उनको पता होगा कि जीव विज्ञान में वर्गीकी का जो जनक है, फादर ऑफ, वो आपको कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक उसी तरह शिक्षा मनोविज्ञान में वर्गीकी का जनक जो है, वो आपको बीएस ब्लूम को कहा जाता है। ब्लूम ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शैक्षिक उद्देश्यों का। और इस पुस्तक ब्लूम महोदय ने बताया कि बच्चों को या शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, उनके कितने उद्देश्य होते हैं। और तो उन्होंने मिल करके शैक्षिक उद्देश्यों का 3 पक्ष बतलाया ना। 3 ऑब्जेक्टिव ब्लूम और उसके टीम ने बतलाया। उसमें एक था ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा आपको भावात्मक पक्ष और तीसरा था आपको क्रियात्मक पक्ष। 1956 में ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का, 1964 में ब्लूम, करथवाल और मसीहा ने मिलकर भावात्मक पक्ष का, और 1969 में सिम्पसन ने आपको क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया। लेकिन नाम केवल इसमें ब्लूम का ही याद रखने से काम आपका चल सकता है। तो ब्लूम ने जो आपको शैक्षिक डोमेन, एजुकेशनल डोमेन, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बतलाए, वह का ज्ञानात्मक 1956, भावात्मक 1964 और क्रियात्मक 1969। अब देखिए, ब्लूम ने कहा कि ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो भी आपको संज्ञान से जुड़ा हुआ है, जब भी आपको शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चलती है तो बच्चे इसमें ज्ञान को हासिल करते हैं, नॉलेज को हासिल करते हैं, अनुभवों को हासिल करते हैं। तो वो क्या है, आपको ज्ञानात्मक पक्ष है। फिर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के द्वारा बच्चे में भावनाओं का भी विकास होता है और वो उसका भावात्मक पक्ष है। साथ ही साथ बच्चे प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग करते हुए बहुत सारे एक्शन भी करते हैं, एक्शन भी सीखते हैं, वो आपको क्रियात्मक पक्ष है। बीएस ब्लूम ने कहा कि जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है या ज्ञानात्मक पक्ष होता है, उनके 6 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 6 स्तर। इसमें पहला स्तर है ज्ञान या सूचना स्तर,
दूसरा है बोध स्तर, कंप्रीहेंशन लेवल। तीसरा है अनुप्रयोग या एप्लीकेशन लेवल। चौथा है आपको विश्लेषण या एनालिसिस लेवल। पांचवा है आपको संश्लेषण या सिंथेसिस लेवल। और छठा है इवेल्यूशन या मूल्यांकन स्तर। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि बी एस ब्लूम ने इसमें प्रारंभिक 3 स्तर को, ज्ञान स्तर, अवबोध स्तर और अनुप्रयोग स्तर को निम्न स्तर माना, यानी ज्ञानात्मक पक्ष का निम्न स्तर माना। और बाद वाला जो 3 गो है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इनको ज्ञानात्मक पक्ष का उच्च स्तर माना। अब इसमें पहला जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या है, ज्ञान स्तर क्या है? किसी भी विशिष्ट तथ्य का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, विधि और साधन का ज्ञान, न नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान, ये क्या है आपको ज्ञान स्तर। मैं इसका उपयोग भी बताऊंगा, पहले आप लोग कुछ देर सुनिए। अब बोध स्तर क्या है? यानी जब किसी चीज को समझकर फिर उसे अपने शब्दों में रखा जाता है तो उसको अवबोध कहते हैं। जैसे अनुवाद की योग्यता यदि किसी बच्चे में आती है, भावार्थ लिखने की योग्यता आती है, या प्रक्षिप्तता यानी विस्तारित करने की योग्यता आती है, व्याख्या या उल्लेख करने की योग्यता आती है, तो इसको अवबोध स्तर कहा जाता है। उसके बाद अनुप्रयोग स्तर है। आपको अनुप्रयोग स्तर में बच्चे जो हैं वह नियम, साधन और सिद्धांत को सामान्यीकृत कर सकते हैं, क्या कमजोरी है उसको भी पहचानने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ पाठ्य वस्तु का प्रयोग करके समस्या समाधान की भी क्षमता रखते हैं अनुप्रयोग स्तर में। अब आगे है विश्लेषण स्तर। विश्लेषण स्तर में बच्चे जो है वो किसी भी जैसे कोई भी 2 कॉन्सेप्ट है उसके बीच में संबंध, उसके बीच में अंतर क्या कर सकते हैं, बतला सकते हैं। संश्लेषण स्तर में बच्चे जो है जो भी प्राप्त ज्ञान है उनको जोड़ते हुए किसी बड़े पक्ष को सामने उभार कर रख सकते हैं। और मूल्यांकन सबसे उच्च स्तर होता है जिसमें बच्चे जो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कोई भी चीज सही है या गलत है इनके निर्णय तक पहुंच पाते। अब देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो जाना है उन पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं मैं एक एक करके आप लोगों से पूछता हूं। आप लोगों को चैट बॉक्स में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर है बी.एस. ब्लूम। दूसरा प्रश्न आप लोगों से है, ब्लूम ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इनका उत्तर हो जाएगा, टाइप करने में आप लोगों को समय लगेगा, ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा प्रश्न आप लोगों से है, बी.एस. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का कितना पक्ष या डोमेन प्रस्तावित किया था? तो 3 पक्ष या डोमेन प्रस्तावित किया था। कौन कौन? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगला प्रश्न आप लोगों से है कि बी.एस. ब्लूम जो है किस देश के शिक्षाविद थे, शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे? रसिया,
अमेरिका के थे ना, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में वे कार्यरत थे। ठीक है। अच्छा, बीएस ब्लूम ने संज्ञानात्मक डोमेन को कब प्रस्तावित किया था? 1956। बीएस ब्लूम और उनके कुछ सहयोगी थे, करथवाल ऐसे करके है, उन्होंने भावात्मक पक्ष को कब प्रस्तावित किया था? 1964 में। और सिम्पसन, ये अलग मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्रियात्मक पक्ष को कब सामने रखा? 1969। 1969। अच्छा, ये बताइए, बीएस ब्लूम ने संज्ञानात्मक डोमेन के कितने स्तर बताए? बिल्कुल 6 स्तर बताए। ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग उच्च स्तर है या निम्न स्तर? निम्न स्तर। ठीक है। अच्छा, ब्लूम टेक्सोनोमी का प्रयोग हम प्रश्न पत्र के निर्माण में भी करते हैं। जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं बच्चों के लिए, तो उस समय यह ध्यान रखा जाता है कि किस उम्र स्तर का बच्चा है, उसको कितना ज्ञान स्तर का क्वेश्चन देना है, कितना बोध स्तर का देना है, कितना जो है अनुप्रयोग स्तर का देना है, कितना विश्लेषण स्तर का देना है, कितना संश्लेषण स्तर का देना है, कितना मूल्यांकन स्तर का देना है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब आप ऑनर्स का एग्ज़ाम दिए होंगे, बीएड में एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वहाँ सूचना या ज्ञान स्तर का बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा गया होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपको विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन स्तर के पूछे गए होंगे। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको यह बताना है कि वो ज्ञान स्तर का क्वेश्चन है, कि वह बोध स्तर का क्वेश्चन है, कि अनुप्रयोग स्तर का क्वेश्चन है। यानी इन 6 जो संज्ञानात्मक स्तर हैं उसमें किस स्तर का क्वेश्चन है। जैसे पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? किस स्तर का क्वेश्चन है बताइए? बिल्कुल, यह ज्ञान या सूचना स्तर का क्वेश्चन है, क्योंकि सीधा सीधी याद रहेगा, बच्चा उगल देगा। अच्छा, आपको बताए पूछा जाए कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज के कर्ण, लंब और आधार का संबंध बताएं। ये किस को स्तर का क्वेश्चन है? ये भी आपको निम्न स्तर संज्ञान स्तर का ही क्वेश्चन है। ज्ञान स्तर का ही क्या है, आपको क्वेश्चन है। सीधा बच्चा को याद रहेगा, बता देगा। यह स्मरण पर आधारित होता है, दिमाग इसमें थोड़ा भी लगाना नहीं है। जिस प्रश्न का उत्तर सीधे स्मरण के आधार पर दिया जा सके, न याद है तो दे दीजिए, वह हो गया ज्ञान स्तर। अब वो दस्ता, जैसे आपको पूछा जाए न कि फलाने पंक्ति का भावार्थ लिखिए या व्याख्या कीजिए या निहितार्थ लिखिए या फलाने वाक्य का फलाने भाषा में अनुवाद कीजिए, तब वह क्वेश्चन कैसा स्तर का होगा? बोध स्तर का। न अब यदि आपसे पूछा जाए कि जल प्रदूषण के क्या कारण है और इनकी क्या निदान हो सकती है, तो इसमें ये थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर, बहुत ऊपर नहीं है न, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि यह अनुप्रयोग स्तर हो गया। सामान्यीकरण, निदान, प्रयोग न, ये आपको अनुप्रयोग स्तर हो गया। अब इससे ज़्यादा लेवल में जा रहे हैं, सजीव और निर्जीव के बीच अंतर बतलाएं। ठीक है, ये चले जाएगा। जब भी अंतर करने वाली बात हो तो सीधा समझिएगा कि वह विश्लेषण स्तर का क्वेश्चन है। यदि आपको कहे कि समकोण त्रिभुज के
कारण, लंब और आधार के बीच संबंध को स्थापित करें। अब यदि आप प्रूव कर रहे हैं ना, तो वो आपको विश्लेषण स्तर का है ना? यानी आप रिलेशन को रिलेशन का एनालिसिस कर रहे हैं ना, या आप जो है अंतर बता रहे हैं, तो वह विश्लेषण स्तर का है। अब क्वेश्चन यदि पूछ दे कि फलाने चीज पर निबंध लिखिए, ठीक है, तो निबंध लिखना है, तो उसमें जो भी छोटा छोटा ज्ञान है उसको जोड़ करके बड़ा कॉन्सेप्ट बनाना है, तो वह संश्लेषण स्तर का प्रश्न होगा। आपको कह दे कि फलाने चीज का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो वह फिर किस स्तर का क्वेश्चन हो जाएगा? मूल्यांकन स्तर का क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो ये 6 स्तर जो है संज्ञानात्मक डोमेन का किसने बतलाया था? बीएस ब्लूम ने। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है? ओके। अब है आपको भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। तो भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष जनरली आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तथापि आप यह समझ लें कि भावात्मक पक्ष का 5 गो वर्ग बतलाया था बीएस ब्लूम ने। भावात्मक पक्ष का कितना वर्ग बतलाया था? 5 वर्ग। आग्रहण या प्राप्ति, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन, मूल्य का लक्ष्य वर्णन। ठीक है, ये आपको भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष पर हम जोर नहीं डालेंगे, इसलिए क्योंकि समय कम है और फालतू चीज कम पढ़िए, जो जरूरी है वो पढ़िए। इतना लेकिन याद रखिएगा, भावात्मक पक्ष का 5 आपको वर्ग है। जिस तरह संज्ञानात्मक डोमेन का 6 वर्ग था, उसी तरह भावात्मक पक्ष या डोमेन का 5 गो वर्ग है। आग्रहण या रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन, मूल्यों का लक्ष्य वर्णन। इस पर ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। और फिर जो क्रियात्मक पक्ष है ना, अब क्रियात्मक पक्ष का भी आपको 5 गो वर्ग है ना। क्रियात्मक का भी 5 है, भावात्मक का भी 5 है, और संज्ञानात्मक का 6 है। क्रियात्मक में 5 कौन कौन है? एक अनुकरण यानी सीधा दोहरा देना, दूसरा है हाथ आदि का प्रयोग करके कार्य करना, जिसको कि मैनिपुलेशन कहते हैं। तीसरा है सुतथ्यता यानी पुनः उत्पादन करना, नियंत्रण। ये सब आपको शरीर के एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। संधि योग, स्वाभातिकरण या नैसर्गिक, ये सब आपको आज तक किसी एग्जाम में क्रियात्मक और भावात्मक पूछा नहीं गया है। फिर भी जान लीजिए कि भावात्मक का भी 5 वर्ग है, क्रियात्मक का भी 5 वर्ग है। हाँ, बीएस ब्लूम ने इस बात पर जोर डाला है कि ये ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, और ये आपको एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यदि ज्ञानात्मक पक्ष आपको बेहतर नहीं है, तो भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष भी आपको बेहतर नहीं हो पाएगा। इसीलिए तीनों ही पक्ष के विकास पर हमें क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए, जोर देना चाहिए। यहाँ आपको तीनों पक्ष जो है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इसमें ज्ञान पहला है, इसमें आग्रहण है पहला, इसमें अनुकरण पहला है, इसमें अवबोध है, इसमें अनुक्रिया है, इसमें कार्य करना है, फिर अनुप्रयोग न। केवल आपको इसमें जो है, यहाँ पर देखिए कि बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक का 6, भावात्मक का 5 और क्रियात्मक का 5 बताया था, लेकिन बाद में उसमें एक एक और जो है अन्य वैज्ञानिकों को के द्वारा जोड़ दिया गया, तो ये भी आपको 6 हो जाता है। लेकिन आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ज्ञानात्मक का 6, भावात्मक का 5 और क्रियात्मक का 5। देखिए, बीएस ब्लूम का जो ये शैक्षिक वर्गीकरण है ना, का क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है? देखिए,
बीएस ब्लूम का ये जो वर्गीकरण है वह सरल से जटिल की ओर के सिद्धांत पर आधारित है और निश्चित रूप से सीखने वाला जो कोई भी काम है वो आपको सरल से जटिल की ओर ही होता है। ठीक है। साथ ही साथ यदि ब्लूम टेक्सोनोमी के द्वारा हम यह सीखने वाले के सही स्तर को निर्धारित कर लेते हैं तो फिर उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए इसमें हमें आसानी होती है। ब्लूम टेक्सोनोमी का प्रयोग करते हुए हम मूल्यांकन विधि के वैधता या वैलिडिटी का भी क्या करते हैं, जांच। देर से हमारी आवाज नहीं जा रही थी। कितनी देर से नहीं जा रही थी? कहाँ तक लास्ट आप लोग सुने थे? तब ब्लूम टेक्सोनोमी का महत्व सब नहीं समझे क्या? अच्छा, वैधता। हाँ, हम ये बता रहे थे कि ब्लूम टेक्सोनोमी जो है यहाँ से वैधता तक सुने थे, यही ना? ओके। हम ये बता रहे थे कि पाठ्यक्रम के निर्माण में आपको ब्लूम टेक्सोनोमी का क्या उपयोग है। ठीक है। तो देखिए, ब्लूम टेक्सोनोमी का जो है पाठ्यक्रम के नियोजन में, सिलेबस के प्लानिंग में अभी फिर वही हाल है। अच्छा, सिलेबस प्लानिंग के लिहाज से ब्लूम टेक्सोनोमी काफ़ी आपको उपयोगी है। यह आपको सरल से जटिल सिद्धांत पर आधारित है और हम जानते हैं कि शिक्षण अधिगम का कार्य जो है वह सरल से जटिल की ओर ही होता है। ब्लूम टेक्सोनोमी का यदि हमें नॉलेज हो तो हम जो मूल्यांकन विधि अपने बच्चों के लिए अपनाते हैं उसकी वैधता की भी जांच कर सकते हैं। इसके द्वारा हमें प्रश्न पत्र निर्माण करने में भी सहायता हो मिलती है। साथ ही साथ बच्चों के लिए किस तरह की शिक्षण विधियों को निर्धारित किया जाए ये भी उम्र के हिसाब से, ज्ञान स्तर के हिसाब से, इस बात में भी ब्लूम टेक्सोनोमी हमारी सहायता करती है। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में ब्लूम टेक्सोनोमी का काफ़ी बड़ा महत्व है और अभी तक हम जितना बात बताए हैं ब्लूम टेक्सोनोमी में, बस इतना बात यदि आप दिमाग में रखते हैं तो 2 या 3 प्रश्न, 2 प्रश्न तो कम से कम रहेंगे ब्लूम टेक्सोनोमी में से, वो आप लोगों के निश्चित रूप से हल हो जाएंगे। तो आप लोगों को ब्लूम टेक्सोनोमी में कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। मेन शैक्षिक डोमेन को याद रखना है। भावात्मक क्रियात्मक में इतना ही याद रखिए कि इसमें भी 5 उसमें भी 5 होता है।
उससे भी ज़्यादा हो तो नाम याद रख लीजिए। और उनके बाद जो है ये याद रखना है कि तीनों ही डोमेन एक दूसरे से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। एक का यदि बढ़िया से डेवलपमेंट नहीं होगा तो दूसरे का भी नहीं होगा। गौरव, डरने की क्या बात है, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे स्टेट में। 75 आदमी है, 75 आदमी क्वालिफाई होंगे। ओके, देख लीजिएगा, कुछ नहीं स्टेट में नहीं रखा हुआ है। आप लोग करेंट में बीपीएससी की तैयारी किए हैं, कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। 19 में आपको सिलेबस नहीं न था क्लियर, इसलिए आपको हार्ड लग रहा है। उसमें कुछ में कुछ पूछ दिया, किसी में कुछ पूछ दिया न, लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं है होने वाला। और 19 वाला एग्ज़ाम हो रहा था तो उस समय इस तरह का मतलब बात था कि जो एग्ज़ाम में मेरिट में आएंगे सबको नौकरी मिल जाएगी, तो उस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। इस सिलेबस भी फाइनल करके दिया हुआ है, ठीक। देखिए कहीं कोई दिक्कत हो, ठीक है, दिक्कत किसी को उसमें नहीं होगी। और बताएंगे ही कि पूरा पूरा क्वेश्चन जो है वो सिलेबस से ही पूछा गया है। अच्छा, हम जो 8 पीडीएफ दिए थे उनको आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं? अच्छा, नहीं किए हैं। कल रविवार है, कल तो किसी को कहीं जाना आना नहीं है। ठीक है, यदि 8 बजे आपसे वनली पूछताछ रख दिया जाए, ठीक है, जिसमें केवल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे लगभग 1-1.5 घंटा का। आप लोग पीडीएफ को बढ़िया से पढ़ के रखिएगा तो लोगों के लिए बहुत हो जाएगा। क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो तो आप लोग कर ही नहीं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होगा ना, कि फलना चीज कब आया, फलना किसने दिया, किसमें क्या कहा गया ना, तो उस क्वेश्चन को यदि हम एक बार आप लोगों से पूछ गए एकदम फास्टली तो बहुत ही अच्छा। आप लोग अभी तो 9th-10th वाली एग्ज़ाम है परसों। परसों तो केवल मैथ का ही है, तो मैथ वाले जो भी स्टूडेंट है वो सब मिला जुला करके 7-8 स्टूडेंट में सब योग्य हैं। और हमको लगता है कि पेपर फर्स्ट में सभी क्वालिफाई करेंगे ही। तो वे लोग फिर भी एक बार ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए जितने भी फॉर्मूला है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार क्या करें, दोहरा दें, ठीक है। इसके बाद आपको पेपर 1 में मैं सारे विषय के बारे में कुछ कुछ बोल रहा हूँ बिल्कुल। और पेपर 1 में इनके बाद जो है आपको जो सोशल साइंस वाले पूछा जाता था, इस बार चारों का सिलेबस एक साथ दिया गया है। तो आप लोग करें क्या, तो जो अपना आप 2 सब्जेक्ट चयन करके रखना चाहते हैं, बीपीएससी में 2 ही सब्जेक्ट आपको चयन करना है। हो सकता है कि इसमें भी वैसा व्यवस्था, तो आप जो है उन 2 विषयों को बढ़िया से पढ़े। हिस्ट्री पॉलिटी मान लीजिए आपका है तो शेष 2 को भी पढ़े। केवल 9th-10th के लिए 9th-10th के जो सोशल साइंस के बुक हैं केवल उनको पढ़िए और किसी भी किताब गाइड में मत भटकिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। किताब से नाता जोड़िए। इसके बाद इसी तरह जो विज्ञान के हैं 9th-10th के विज्ञान को पढ़ेंगे वाले के लिए। उसके बाद जो आपको हिंदी से है
वो केवल व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण के सभी टॉपिकों को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक है। और अंग्रेजी वाला भी अंग्रेजी के जो ग्रामर पोर्शन है उनको बेहतर तरीके से करेंगे। 11th 12th में आपको साइंस सेक्शन तो जो है वो तो 11th 12th का जो बुक है उसी से हो जाएगा। इधर जो ग्रुप में ज़्यादातर स्टूडेंट है उसमें होम साइंस के बारे में मैं बता दूं कि होम साइंस का जो सिलेबस है वह काफ़ी इजी है। यदि आप चाइल्ड डेवलपमेंट सीटेट में पढ़े हैं या मेरा वाला जो वह 9 गो नोट है चाइल्ड डेवलपमेंट का जो एगो सीडीपी का हम दिए हुए हैं, वो 9-10 नोट जो दिए हैं वो होम साइंस के आधी सिलेबस को कवर करता है। ठीक है। उसमें एरिक्सन तेरिक्सन सब पढ़ना है। ठीक है। और उनके बाद जो है आधा जो उसका है उसमें कुछ कॉमन बातें हैं और कुछ बायोलॉजिकल टर्म है। ठीक है। होम साइंस का सिलेबस बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कल मैं होम साइंस का यदि होगा तो एक क्लास भी ले लूँगा। उनके बाद आपको सोशलॉजी, सोशलॉजी में भी बहुत खास चीज़ नहीं है। आप 11th 12th का जो विनय होता है तो हम ऑब्जेक्टिव का जो सेट 12th वाला मेरे पास बुक है होम साइंस का कल भेजे थे, हम सोशलॉजी का भी भेज देते हैं। 11th वाला भी नेट से डाउनलोड करके भेज देते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव केवल देखिए सोशलॉजी और होम साइंस वाले या इकोनॉमिक्स वाले किसी भी सब्जेक्ट के हैं 11th 12th का यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं पेपर 2 का तो उसके 11th 12th का जो बुक है या उनके लिए जो ऑब्जेक्टिव है केवल आप लोग उनको देखिए। वैसे परसों ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है। जब एग्ज़ाम दे करके स्टूडेंट निकलेंगे तो पता चल जाएगा कि सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है। पैडागोजी में किसी भी स्थिति में इससे बाहर नहीं रहना चाहिए। अब एक दो क्वेश्चन का तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 30 में 25-26 क्वेश्चन को यह कवर कर ली। और पर्यावरण से जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए पर्यावरण का जो 8 पेज का माइंड मैप है और 3-4-5 पेज का मेरा हस्तलिखित नोट है, बस उनको पढ़िए। उनसे पर्यावरण 5 और ये 30, 30 5 35 इससे कंप्लीट होगा। और 10 नंबर का मैथ रीजनिंग पूछेगा जो कि आप लोग सॉरी 10 नंबर का रीजनिंग और जीके ना, मैथ भी है सर, तो वो आपको पूछेगा। तो उन 10 अंकों के लिए आपने जो बीपीएससी में तैयारी किया था वही उसमें काफ़ी है। और उसके लिए अलग से अभी कुछ नहीं पढ़ना, केवल पेडागोजी का नोट ईवीएस का नोट इसको कंप्लीट करना है। उनके बाद जो है आपको जिस क्लास के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस क्लास के 9th 10th या 11th 12th का जो बुक है उनका आप स्टडी कीजिए। इससे ज़्यादा इतने कम दिनों में आप नहीं कर सकते हैं। सहायक पुस्तकों की तरफ मूव नहीं करके जो टेक्स्ट बुक है उनको पढ़िए। यदि वह नहीं हो अवेलेबल तब सहायक पुस्तकें पढ़िए। ठीक है। तो कल सुबह में सब लोगों को 8 बजे इसी क्लासरूम में सीडीपी प्रश्नोत्तर का जो सेशन चलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उसमें सबको शामिल करना 8 बजे सुबह में, मॉर्निंग 8। ठीक है तब। अच्छा रितु मैं कोशिश करता हूँ।